हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस क्लास के अंदर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर करेंगे और एट द एंड दोनों के लिए मैं आपको एक हाफ पेज में ही आपका ये हो जाएगा कि आप हर तरह के मॉलिक्यूल्स, हर तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री बिना ड्रॉ करे भी बता सकते हैं। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद द इलेबोरेट मेथड, क्योंकि इलेबोरेटली भी आना चाहिए, क्योंकि केवीएस एनवीएस के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं बट 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव भी है। तो अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया गया तो आपको इलेबोरेटली करना आना चाहिए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आप यूज करोगे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो उन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, फिर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्या उसकी स्पिन होगी, वही चीजें हमें पढ़नी है। माइंड में ये चीज रखनी है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि शॉर्ट ट्रिक जो लिगेंड्स को याद रखने की है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड होगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इफ एनी लिगेंड कंटेन्स ईदर कार्बन और नाइट्रोजन और बोथ, या तो एक करे या दोनों करे, उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है? पेयरिंग कराना, कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते। तो वे उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के हमें क्लास को कंटिन्यू करना है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लास्ट, प्लीज जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है। एक हो सकता है टेट्राहेड्रल और एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। कब कौन सी ज्योमेट्री होगी ये चीज अब हमें पढ़नी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। NiCl4 सपोज 2 नेगेटिव एंड, मैं दोनों को एक साथ ही कराती हूँ, कंपैरिजन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। NiCN4 2 नेगेटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंस क्या है? लिगेंड का। यहाँ पर क्लोरीन लिगेंड है, वहां पर साइनाइड लिगेंड है। क्लोरीन कैसा लिगेंड है? क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमें देखना है कि क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट सब क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। निकल का एटॉमिक नंबर इज 28। यहाँ पर फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है दोनों के केस में। दोनों के केस में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो उसको, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको x मान लो। क्लोराइड -1 होता है, 4 क्लोराइड -4 इक्वल्स टू -2। तो x क्या आ गया? +2। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, ये +2 है। सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे तो सेम, साइनाइड के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, 4 साइनाइड है तो इसके ऊपर भी यहाँ पर निकल के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम अब करेंगे Na+2 के कॉन्फ़िगरेशन से। तो Na+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? 4s0 3d8। 4s0 3d8, क्योंकि वैसे क्या होता है इसका 4s2 3d8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 3d8 हो जाएगा। सेम यहाँ पर हो जाएगा Na+2 का 4s0 3d8। तो पहले 3d बनती है, देन 4s, देन 4p और 4d भी प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पर नीड नहीं है क्योंकि आने वाले लिगेंड 4 ही है। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ नीड क्यों नहीं है। फिर यहाँ पर भी हम 3d बनाएंगे पहले, देन 4s, देन 4p। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d8, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s0 है। यहाँ पर भी 4s0 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 4s खाली है, 4p खाली है और 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी 3d 4s 4p।
सेम है, अभी तक सेम चल रहा है। अब जो आएगा लीगेंड, वो लीगेंड क्या करेगा, वो खलबली मचा देगा इनके ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि उसको घर चाहिए रहने के लिए। यहां जो लीगेंड आ रहा है, दिस लीगेंड इज वीक फील्ड लीगेंड, तो ये यहाँ पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जो बची कुछ 4 ऑर्बिटल हैं उनमें इसको आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा, और ये ऑर्बिटल उसके आने से पहले क्या करेंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की हो जाएंगी। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन करके। तो एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक s है 3p है तो sp3। तो जब मैं कंपाउंड की यहां पर ज्योमेट्री बनाऊंगी तो NiCl4 2 नेगेटिव, कंपाउंड की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उसका ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी, तो ये यहां पर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रह जाएगा 3D वाले का। और आने वाले जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं, अब 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो वो इन 4 ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। अब ये चारों कैसी हो गई, ये चारों ऑर्बिटल्स कैसी ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये 4s और 4p हाइब्रिड, 4s और 4p ऑर्बिटल्स नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई, और इसके अंदर लिगेंड ने आके अपने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। corresponding to sp3 hybridization, ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। अब उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, सेम वही चीज है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। फॉर्मूला सेम, न्यू इज इक्वल टू n+2। यहां n की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू इज इक्वल टू √2, 2 + 2, ये हो जाएगा √8। तो ये अप्रोक्सीमेट 3 के बराबर है, तो 2.91 bm ये आ गया। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, स्पिन। कैसा स्पिन है, लो स्पिन की हाई स्पिन, तो स्पिन इसके अंदर अनपेयर्ड प्रेजेंट है तो इट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब सेम ही चीजें हमें दूसरे वाले कंपाउंड के लिए भी करनी है और फिर हमें डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कैसा लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ट्रिक बताई है कि अगर कार्बन या नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा जी। अब हम इसका NiCN4 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम जब शो करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे कि जब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे ये पेयरिंग होगी तो ये वाला कमरा खाली हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो अब यहाँ पर एक कमरा खाली है लिगेंड्स के लिए, क्योंकि एक ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये चारों थोड़ी ना घर से बाहर थोड़ी चले जाएंगे, एक कमरे के अंदर 2 की ऑक्यूपेंसी थी, 2-2 हो गए, एक कमरा ये लिगेंड्स को दे सकते हैं, बाकी के यहाँ के 3 कमरे, 3 कमरों को एडजस्ट कर सकते हैं कि उनको क्लीन कर दें अच्छे से कि आने वाले लिगेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन सी होगी, एक तो 3D ऑर्बिटल है, एक ये वाली, एक 4s हो गई और 2p हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाएगा, एक d आई है तो एक d, एक s है तो एक s और 2p है तो p। dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी। तो ये चारों कैसी होगी, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपसे क्वेश्चन में चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पूछे या कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, दोनों सेम ही होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अगर हम कमेंट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बल्कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है, दैट ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर। यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक।
और जैसे ये डायमैग्नेटिक हो गया तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई। तो म्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू विल बी 0, नो मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो दिस इज हाई स्पिन, या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई स्पिन ही नहीं है, तो इट विल बी अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंपाउंड्स का कंपैरिजन करके दिखा दिया। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि जो वे है या प्रेजेंटेशन है उसके अंदर सब कुछ क्लियर है। हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो है जब हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और सारी चीजें हमने यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखी है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव में इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है उसके लिए अब हम ट्रिक पे चलते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के एग्जाम्पल लेके ये देख लिया कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब मैं आपको ट्रिक के बारे में बताती हूँ। ट्रिक का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी डी ऑर्बिटल, किसी भी डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ जाए, हम कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। अभी हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके काम किया। 2 एग्जाम्पल के अंदर क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कराया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोबाल्ट का एग्जांपल लिया था। तो कोबाल्ट D7 कॉन्फ़िगरेशन का था। अगर कोबाल्ट की +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे तो वो D6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाएंगे, फिर एक D में से चला जाएगा, तो D6 हो जाएगा। पर अगर मेरे पास कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, या जिसका D2 है, या जिसका D3 है, या D4 है, D5 है, तो उनके लिए क्या, उनका हम क्या करेंगे? तो D1 कॉन्फ़िगरेशन से D10 कॉन्फ़िगरेशन तक सारे मेटल एटम के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि बस आपको क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम का आपको ये पता लगा देना है कि उसके D ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। कब? जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ग्राउंड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में तो आप देख ही लोगे कि आपने बस एक सीरीज याद कर ली कि हमें पता है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27 है, तो उसके डी ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बट आपको कौन से डी इलेक्ट्रॉन्स देखने, जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये कंपाउंड जब उसने बना लिया तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो देखना है। तो अगर D1 है, या D2 है, या D3 है, देखो डी ऑर्बिटल के अंदर या डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर D1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या D2 है, या D3 है, तो उसके केस में ये 2 डी तो ऑलरेडी खाली है। तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए मुझे इनर वाली डी ऑर्बिटल की बस 2 ही तो डी ऑर्बिटल चाहिए, मुझे 5 की 5 चाहिए ही नहीं। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, D2 हो, या D3 हो, ये 2 हमेशा खाली रहेंगी। तो डजंट मैटर कि आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, हमेशा D1 से लेकर D3 तक अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उस वाले कंपाउंड के केस में डजंट मैटर कि आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल दिया था कि भाई जब हमारे पास ऑलरेडी 2 कमरे खाली हैं, तो फिर आने वाला जो गेस्ट है, चाहे वो कैसा भी है, जो हमारे पास खाली है, तो हम ये कहेंगे भाई खाली का क्या ही बन रहा है, कोई नहीं, दे देते हैं उनको रहने के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा, कैसा भी है। पर अगर हमारे पास खाली नहीं है तो हम एडजस्ट करने के लिए तभी रेडी होंगे जब आने वाला जो लीगेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आने वाला जो गेस्ट है वो क्लोज नहीं है, या आने वाला लीगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। सेम ही चीज यहाँ पर है। तो D1 से D3 अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी सेंट्रल एटम का है, तो उसके केस में ऑलवेज ज्योमेट्री क्या होगी, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और अगर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। और अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो स्पिन है, वो स्पिन तो भाई देखो यहाँ पर आपको देख के पता लगेगी कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो हाई या लो, क्योंकि यहाँ हाई और लो तब हम देखते हैं जब हमारे पास वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डिफरेंस आए। जब कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो हाई, वीक फील्ड के केस में भी सेम ही स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में भी सेम ही स्पिन, तो हाई और लो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब आगे चलते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन से, D4 से D7, D4 से D7। तो यहाँ D ऑर्बिटल बना लेते हैं और 2 केस कर लेते हैं, एक वीक फील्ड का केस कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस कर लेते हैं। ठीक है, तो
सपोज मेरे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आने वाला लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है, तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के लिए ये 2 d ऑर्बिटल चाहिए, पर एक ही है। अगर एक ही है तो ये होगा कि भाई हम एक भी नहीं ले रहे, या तो हम 2 d ऑर्बिटल लेंगे या हम एक भी नहीं लेंगे। तो और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये वाला सेंट्रल एटम ये नहीं करेगा कि इसको यहाँ पेयरिंग करा दे, ऐसा नहीं करेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो वीक फील्ड के केस में अंदर वाले डी को ना इन्वॉल्व करके बाहर वाली डी इन्वॉल्व की जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। किसके केस में? D4 के केस में। अगर D5 है उसके केस में भी सेम ही चीज रहेगी कि भाई इनको पेयरिंग करानी नहीं है तो ये बाहर वाले डी को ही लेंगे। कब? जब आने वाला लिगेंड वीक है। सेम D6 के केस में, सेम D7 के केस में। D6 से D7 तक यही चीज चलती रहेगी। D8 जब आएगा, D4 से पहले D7 तक समझते हैं, तो D4 से D7 तक जब भी वीक फील्ड होगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो D4 से D7 में मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। पहला हमने पढ़ लिया वीक फील्ड लिगेंड अगर आएगा और अगर सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 है और वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो उसके केस में इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल नहीं बन पाएंगे क्योंकि अंदर की डी खाली नहीं है। तो इसके केस में बनेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर ऐसा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। और अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, और अनपेयर्ड जैसे ही रहेंगे तो स्पिन क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्पिन बढ़ जाएगी तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। चलिए अब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा कि मेरे पास ये d ऑर्बिटल है, अगर D4 है 1 2 3 4 आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो भाई इसके पास एक कमरा खाली है, ये कहेगा इसको इधर करो और ये हो जाएंगे क्योंकि आने वाला जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है यहां पर तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो ये 2 कमरे खाली हो जाएंगे। तो D4 में पॉसिबिलिटी है, D5 में भी पॉसिबिलिटी है। अगर D6 है, अगर D6 है सेंट्रल एटम की तो ये हो जाएगा, तो भी ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई करो, जब तुम कर सकते हो तो करो, अगर तुम्हारे पास है कि तुम पॉसिबिलिटी की पेयरिंग करा के 2 कमरे खाली करा सकते हो तो कराओ। तो D4 D5 D6 तीनों के केस में ये चीज हो जाएगी। अब अगर D7 है, D6 और D7, उसके केस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को इधर पेयरिंग करा दी जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर ये इधर से पेयरिंग करा दी तो ये पेयरिंग कराने के बाद भी तो जो आने वाला लिगेंड है उसको 2 डी चाहिए और एक ही डी खाली है, एक डी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके केस में क्या होता है? ये केस थोड़ा सा स्पेशल है। इनके केसेस में जब सेंट्रल एटम कॉपर हो, अगर सेंट्रल एटम कॉपर है और उसकी D7 कॉन्फ़िगरेशन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो यहाँ स्पेशल केस आता है कि कॉपर के साथ और क्या कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आना चाहिए। तो इस वाले बचे हुए इलेक्ट्रॉन को वो इस बाहर वाली डी में ट्रांसफर कर देता है, यहां से हटा के और इस बाहर वाली डी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अगर ऐसा करने पे ये दोनों डी ऑर्बिटल खाली हो जाती हैं। तो अगर कॉपर सेंट्रल एटम है तो वो ये चीज कर सकता है, कोई और है तो नहीं कर सकता। तो हमेशा D7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो उसके साथ सेंट्रल एटम कॉपर होगा। हो सकता है कई बार ये MCQ में आ जाए कि भाई अगर ट्रांसफरेंस हो रही है तो कौन सा सेंट्रल एटम करा सकता है, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट करा सकता है? ओनली कॉपर। कॉपर करा सकता है, कॉपर के केस में ट्रांसफरेंस होती है। तो D4 से D7 के केस में हमने क्या देखा? हमने ये चीज देखी, D4 से D7 के केस में अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 और उसके बाद जो स्पिन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लो स्पिन, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो ये बन जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? अब आ जाते हैं D8 से D10 तक। अगर D8 है सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 5, फिर 3D है, ये 4s खाली होगी, 4p होगी, आगे 4d होगी। अगर सेंट्रल एटम की 3d ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8, तो इसके केस में क्या है?
चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए चाहे वीक फील्ड लिगेंड आए, उसको 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। वीक फील्ड के लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में तो ये हिलेगा भी नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, बाहर खाली पड़ी है उसको कह देगा वहां ले लो चलो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो वो कोशिश करेगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा बस। इसके बाद भी क्या होगा, एक ही रूम तो खाली हुआ, पर आने वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को 2 चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेगा छोड़ो मैं भी नहीं आ रहा तुम्हारे इसमें, मैं भी बाहर वाले में रह दूंगा, बस उसको अच्छे से वहां पर ऑर्गेनाइज करा दो। तो D8 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए चाहे वीक फील्ड लिगेंड आए, हमेशा क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल ये sp3d2 ये ऑर्बिटल ही आपस में हाइब्रिडाइज करेंगी, और कौन सा वो बनेगा, आउटर ऑर्बिटल, हमेशा आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल लिखना है, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली जब D8 में ही पेयरिंग होके जगह नहीं बच पाई तो D9 और D10 में क्या बचेगी, देख लो। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, D9 आ जाएगा तो भाई यहाँ पे ये एक भी जगह नहीं बन पाएगी। तो D9 के केस में भी, D8 के केस में भी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए चाहे वीक फील्ड आ जाए, उसको बाहर वाली D ही लेनी पड़ेगी। और D10 के केस में भी, तो D8 से D10 के केस में डजंट मैटर कि आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमेशा ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज, एक टर्म ऐड कर सकती हूँ, ऑलवेज, ऑलवेज और आउटर ऑर्बिटल, और यहां पर भी ऑलवेज इनर ऑर्बिटल। सिर्फ D4 से D7 के बीच में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस का फर्क पड़ेगा, बाकी नहीं तो और किसी में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिर्फ ये 3 लाइन ये आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, कुछ भी मान लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, नोट करना है पॉज करके नोट भी कर सकते हो। बट इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कि अगर आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये याद करो, याद करने के बाद सिर्फ सेंट्रल एटम का आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसका डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि क्या है, इसमें से कौन सा है। तो उसी के बेसिस पे आप ये आंसर दे दोगे, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी, ज्योमेट्री ये हो जाएगी, अगर सारे पेयर हो गए तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा पेयर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसी से आपको पता चल जाएगा कि अनपेयर है कि क्या है। तो अनपेयर हो जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर वहां से निकालने पड़ेंगे। तो काफी चीजें इस वाले डायग्राम से आपकी ईजी हो जाएगी। तो सेम ही चीज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में क्या है, ये बहुत ही ईजी है, इसमें तो भाई चक्कर ही नहीं है इतना खास। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको बस सिंपल ट्रिक याद रखनी है, D1 से लेके D7 तक सभी टेट्राहेड्रल होंगे ऑलवेज। क्यों होंगे, दैट विल बी क्लियर्ड फर्दर जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम ये चीज अच्छे से पढ़ेंगे क्यों होता है। D1 से लेके D7 तक कोई भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D7 तक है, हमेशा बाहर वाली एक S और एक 3p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और टेट्राहेड्रल बनाएंगी। टेट्राहेड्रल बनाया तो मीन्स उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। चक्कर पड़ता है D8 और D9 के केस में, D10 में भी हमेशा sp3 और टेट्राहेड्रल बनता है। सिर्फ D8 और D10 के केस में चक्कर पड़ता है। वो क्या चक्कर होता है, D8 जब भी आएगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था निकल का, कि अगर D8 आ जाएगा तो वहां पर क्योंकि D8 आते ही एक ऑर्बिटल क्या है, जैसे निकल की बात करते हैं, निकल अभी हमने देखा था Ni2+, Ni2+ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे Ni2+ आ गया तो इसके केस में अंदर की सारे ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड है, और अगर आने वाला लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और अगर आने वाला लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो अगर आने वाला लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो उसके केस में तो सेम वही D8 के केस में यहां पर मैं 2 केस लगा सकती हूँ कि अगर वीक फील्ड है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन और वो बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या बनेगा। सेम हम D9 के केस में देखेंगे, अगर यहाँ पर D8 है और वीक फील्ड आएगा तो यहां से यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, sp3 ये वाली S है 4s और ये 4p है,
तो वीक फील्ड आ गया तो भाई sp3 ही रहेगा और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ये शॉर्ट में TD टेट्राहेड्रल है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो ये हो जाएगा, वीक फील्ड के केस में नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हो जाएगा। ये हो गया तो फिर अब ये वाली भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पर sp3 था, अब हो जाएगा अंदर वाली D, एक S और P2। तो इसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब D9 की बात कर लेते हैं। अगर D9 है तो भाई ये हो जाएगा, D9 क्या होगा, Cu कॉपर 2+, नेक्स्ट कॉपर होता है कॉपर 2+, D9 हो जाएगा। तो भाई D9 के केस में तो हम इसको नहीं करा सकते कुछ भी। जैसे कॉपर के केस में अगर D7 था तो D7 ने क्या किया कि ट्रांसफरेंस करा दिया। अब यहाँ कॉपर आ गया तो ये नहीं देखना यहाँ भी भाई ट्रांसफरेंस करा देगा, कॉपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसफरेंस करा देगा, नहीं, यहाँ पर नो ट्रांसफरेंस, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफरेंस नहीं होगी। पर अगर D9 है और आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा कि वो बाहर की 4D को यूज करेगा। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान रखना कि वो बाहर वाली 4D को यूज करेगा और वो क्या हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एक लेगा 4S, दो लेगा 4P और एक लेगा 4D। तो ये क्या बनाएगा, एक S अंदर वाली, फिर 2P और एक D, sp2D। ये कब होगा, जब आने वाला लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कह सकती हूँ D9 के केस में अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके केस में DsP2 नहीं sp2D बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2D हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री है दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। और अगर वीक फील्ड आ रहा है तो भाई वीक फील्ड तो sp3 ही लेगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। तो यहां बस आपको क्या चीज याद रखनी है, यहां बस आपको ये याद रखना है कि D1 से D7 और D10 सब, अभी आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। अगर D1 से D7 है तो सभी के केस में टेट्राहेड्रल बनेगा, अगर D10 है तो भी टेट्राहेड्रल बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। अगर D8 और D9 है तो D8 और D9 में बस इतना याद रखो कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि D8 के केस में जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, और अगर D9 के केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2D। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर वीक आ रहा है तो इनके केस में भी टेट्राहेड्रल ही बनेगा। ठीक है, बस ये छोटी सी ट्रिक थी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए थी, जिससे आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बीबीटी पे बेस्ड होंगे उनको कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको बीबीटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीबीटी से रिलेटेड, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, यू कैन डू एट योर होम। So thank you everyone, that's all for this class. Do like, share and subscribe my channel. So let's meet in next class. Bye bye.